हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अगली वीडियो में। जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो दो पार्ट में होने वाला है। तो पहला पार्ट हम लोगों ने बना दिया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखें। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर कर लिया था। इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास वो है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है जब हम उसमें आयरन नेल को डिप करते हैं? क्या होता है ऐसा? तो भाई पिछली क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब कहीं पर भी केमिस्ट्री में सॉल्यूशन शब्द आता है तो सॉल्यूशन शब्द का मतलब क्या होता है कि उस चीज को हमने क्या करा है, पानी के अंदर डिसॉल्व करा है। तो यहां पर सॉल्यूशन लिखा किसके साथ है? सॉल्यूशन लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट के साथ। मतलब यहां पर जो सॉल्यूशन है वो किसका है? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना तो बिल्कुल ब्लू ब्लू सा होता है, छोटे छोटे क्रिस्टल आते हैं कॉपर सल्फेट के। आप उसको पानी में डालो, डिसॉल्व करो, एकदम नीले कलर का हो जाता है। जैसे स्विमिंग पूल में होता है ना पानी, वैसा ही। उसको उसमें क्या करना है अपन को? उसमें अपन को आयरन नेल डाल देनी, यानी लोहे की कील डाल देनी, और उसका कलर थोड़ी देर बाद क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। अब ऐसा होता क्यों है? तो यही आपसे पूछा गया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक रिएक्शन होती है, रिएक्शन से हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा CuSO4, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे होगी भाई? CuSO4 था हमारे पास, कॉपर सल्फेट। इसमें हमने क्या डाल दिया बच्चों? आयरन डाल दिया, यानी कि Fe डाल दिया। अब होगा क्या? यहां पर ध्यान रखना है आपको हमेशा, ये जो Fe है यानी कि आयरन है, ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu, कॉपर। तो होगा क्या कि Fe किसकी जगह ले लेगा? Cu की जगह। याद करो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें भी यही हुआ था ना। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल था उसने लेस रिएक्टिव मेटल को अपनी प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया था। तो यहां पर भी यही चीज होने वाली है। Fe किसकी जगह आ जाएगा? Cu की जगह। तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो देखो यहां पर हो क्या रहा है? व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालते हैं तो उस समय पर वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है ना ये फेड होने लगेगा। जैसे मैंने बोला था ये नीले कलर का होता है, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा? फेड होने लगेगा। और फेड होने के कारण क्या है? क्योंकि यहां पर एक नया कंपाउंड बन रहा है FeSO4 नाम का, यानी कि आयरन सल्फेट, जो कि लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहां पर क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस विच आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग। आपसे क्या पूछा गया? आपको एक रिएक्शन आ जाएगी एग्जाम के अंदर, है ना। एक रिएक्शन लिखी होगी, जैसे कि देखो यहां पर ये रिएक्शन लिखी है 4NaO2 गिव 2Na2O। ये सही से लिखी नहीं है, मैं यहां पर एक बार इसको फिर से लिख देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है बच्चों Na, यानी कि सोडियम। कितने Na है? तो 4Na है। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है S प्लस, यहां पर बोला गया है O2, O2 को ब्रैकेट में लिखा गया है क्या? G। और यहां लगा हुआ है एरो, और यहां पर हमारे पास बना है 2Na2O, जो कि किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये ब्रैकेट में क्या है? GS। S का मतलब सॉलिड, यानी कि जो सोडियम हमने लिया है वो सॉलिड फॉर्म में लिया है, ऑक्सीजन जो लिए वो गैसेस फॉर्म में लिए, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर होगी। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, है ना। उसमें हमने क्या देखा था? अगर किसी सब्सटेंस में, किसी केमिकल में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो भी वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर जिसमें ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है, और मैंने ये भी बोला था दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक के बाद एक। जहाँ पर रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ पर रिडक्शन भी होगा, है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि ये जो रिएक्शन है इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम यही रिएक्शन आने वाली एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा यहां पर। चलिए बड़े आगे। तो भाई यहां पर अगर आप देखो
तो यहां पर जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो यहां पर सोडियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, यानी Na के पास ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो देखो सोडियम के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब एडिशन हुआ ना ऑक्सीजन का, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन, ऐसे ही लिख के आना एग्जाम में, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सोडियम यानी कि Na का, ब्रैकेट में लिख दिया अपन ने सोडियम। ठीक है, अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बच्चों रिडक्शन किसका हो रहा है? तो भाई यहां पर जो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन। तो यहां पर आप लिखोगे रिडक्शन किसका हुआ? ऑक्सीजन का सर। ठीक है सर, यहां पर Na के साथ आपने कोई नंबर नहीं लिखा, O के साथ क्यों लिख दिया? भाई मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 7 ऐसे एलिमेंट है जो डायटोमिक है, यानी कि कभी अकेले नहीं रहेंगे, हमेशा अपने साथी के साथ रहेंगे, तो ऑक्सीजन भी उनमें से एक है, इसलिए यहां पर O के साथ क्या लिखा मैंने? O2 लिखा। अगली रिएक्शन पे आ जाते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, CuO प्लस H2 गिव CuH2O। भाई आराम से बता सकते हो आप, ऑक्सीजन किसको मिल रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन को मिल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो भाई यहाँ पर CuO से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यानी ये जो CuO है कॉपर ऑक्साइड, इसका हो रहा है रिडक्शन। तो CuO का हुआ रिडक्शन और H2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपसे पूछी जाती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बार बार चेंज करना पड़ता है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। भाई आपसे ये पूछा है कि हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। अभी इस बैलेंसिंग करना सीखेंगे अपन। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ रही है सर बैलेंसिंग की, उसको ऐसे ही छोड़ दो ना, बेचारे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना, दुनिया में वैसे ही बहुत दुख है, और दुख क्यों दे रहे हो उसको बेचारे को। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। 9th क्लास में हमने केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था? जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, उन्हें हम बता देते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो नया मास बनता है ना पुराना मास डिस्ट्रॉय होता है, सब कुछ एज इट इज होता है। यानी कि रिएक्शन शुरू होने से पहले जो रिएक्टेंट का मास है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट का मास है वो हमेशा सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो यही हमने आंसर में भी लिखा है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। भाई एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, मतलब दोनों तरफ जो एटम्स है उनका नंबर क्या होगा? सेम होगा। द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि मैंने बताया इसको क्यों करा जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ता है। जहां से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है ना। जैसे वन वर्ड में पूछ लेंगे व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, बाय विच लॉ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो भाई यहाँ पर क्या लिख के आना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेगी चीज़ें अब, है ना, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स आपके बहुत जल्दी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें करना है बैलेंसिंग। क्या करना है? बैलेंसिंग। क्या लिखा है? ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस देम। आपको क्या करेंगे, अभी इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत फेवरेट बन गए बोर्ड वालों के, 4 नंबर में उठा के दे देंगे आपको। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है सर, अब उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है? इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है सर, कर देंगे। इक्वेशन में चेंज करने के बाद आप क्या करोगे? उसको बैलेंस भी करोगे। ठीक है, तो देखना, ध्यान से देखना एक एक चीज को। चीजें बहुत आसान होती है, हम लोग उसको टफ बना देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन।
बहुत सिंपल। हाइड्रोजन यानी कि सर H2, ठीक है, डायटोमिक है हाइड्रोजन भी, प्लस नाइट्रोजन यानी कि सर N, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे अमोनिया। अमोनिया यानी कि NH3, सॉरी नाइट्रोजन भी डायटोमिक होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन चीज़ें आ गई, अभी तक तीन एलिमेंट आ गए जो डायटोमिक है। ध्यान रखना जब भी अकेले रहेंगे ना तो 2 लगाना इनके साथ। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मूला आपको याद होना होगा, ठीक है। हर चीज़ याद करने के नहीं भाई, पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। अमोनिया यानी NH3 याद रहना चाहिए आपको। चलिए देखिए अब इसको कर लेते हैं बैलेंस। देखो बैलेंस में क्या है, किताब के अंदर वो टेबल बनाया है, फिर LHS करेंगे, फिर RHS करेंगे। भाई मेरे को वो मेथड बिल्कुल पसंद नहीं है। 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बैलेंसिंग के, अगर वो गड़बड़ उसको अगर वही करने बैठ गए तो बाकी क्वेश्चंस को कब टाइम देंगे भाई, है ना। तो मेरे को सबसे अच्छी मेथड क्या लगती है, आपसे जो बैलेंस हो रहा है वो कर दो, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन है 3। भाई 2 और 3 का फंडा समझ में नहीं आ रहा, अभी इसको छोड़ देते हैं अपन। यहाँ पर क्या लिखा है, नाइट्रोजन है 2, यहाँ पर नाइट्रोजन है 1। तो भाई कभी भी कम नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस 2 को 1 नहीं करेंगे, इस 1 को 2 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 1 है, कैसे 1 हुआ सर, तो भाई यहाँ पर N के बाद कोई नंबर नहीं है ना, जब कोई नंबर नहीं है तो क्या है वहाँ पर 1 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 1, ठीक। अब यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को 2 बनाने के लिए 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 2 हो जाए, सर 2 बन जाए 2, यानी कि यहाँ पर क्या लिख दोगे आगे 2। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये जो आगे वाला नंबर होता है ना, ये यहाँ पर मौजूद हर एलिमेंट के लिए होगा, यानी कि ये नाइट्रोजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है। तो सर नाइट्रोजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन तो 6 हो गए ना, 2 3 जा 6, नाइट्रोजन कितने हो गए 6, लेकिन यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए 6, 2 3 जा 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, इस 2 को मैं 6 कैसे बनाऊं, आगे अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6, यहाँ पर भी 6, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी 2, ईजी था। बस आपको अमोनिया का अगर फॉर्मूला याद है तो भाई आधा काम तो आपका ऐसे ही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2S। अच्छा कई बच्चे बोल रहे होंगे सर साइड में जाके देख लेते हैं, अरे वो क्या है, साथ में एक रखना पड़ता है कि भाई गलत नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो, नहीं तो बार बार फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। चलिए देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, बर्न इन एयर। भाई जब भी ये लिखा हुआ आ जाए कि किसी चीज़ को जलाया जा रहा है और एयर में जलाया जा रहा है, तो भाई दुनिया में आप किसी भी चीज़ को बर्न करो उसकी रिएक्शन हमेशा होती है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड अपन ने लिखा है H2S, इसकी रिएक्शन किससे होगी बच्चों, ऑक्सीजन से होगी। और ऑक्सीजन डायटोमिक है, अकेला है, इसलिए साथ में क्या लगा देंगे 2। टू गिव क्या दे रहा है भाई, साथ में वाटर दे रहा है, वाटर के साथ साथ बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला हमें मालूम है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ठीक है। चलो अब बैलेंसिंग के नंबर अपन अलग कलर से लिखते हैं तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो शुरू करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, ठीक है सर, हाइड्रोजन में कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही। सल्फर यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 3। सर कैसे करें, तो भाई एक तो बड़ा सिंपल तरीका है कि यहाँ पर कर दो आप 3/2, क्या कर दो 3/2, उससे क्या होगा सर, तो सर क्या होगा कि ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, है ना। या फिर इसको ऐसे नहीं करते हैं, चलिए देखिए इधर अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना वो कितने हो रहे थे हमारे पास 3, लेकिन यहाँ पर केवल कितने थे 2। तो उसको कैसे करा जाए, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई ज़्यादा को कम नहीं करना है, कम को बढ़ाना है। यानी कि भाई इस 3 को कम नहीं कर सकते और इस 2 को बढ़ाना पड़ेगा।
तो भाई 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 3 हो जाए? तो सर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है 2 में मल्टीप्लाई कर दे तो वो 3 हो जाए। 3/2 करोगे तो भाई बहुत लफड़ा हो जाएगा यहाँ पर। हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐसा नंबर बनाते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए? एक इवन नंबर चाहिए। तो भाई देखो यहाँ पर तो पहले से 2 थे ऑक्सीजन, है ना। अब 2 में कितना भी मल्टीप्लाई करो, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 प्लस 1 करोगे 5। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 प्लस 1 करोगे 7। 2 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 प्लस 1 करोगे 9। तो यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि इसमें भले कितना भी मल्टीप्लाई करते रहो, जैसे ही एक जोड़ रहे हो वो काम खराब हो रहा है। ठीक है, उसको कैसे सुधारे? तो भाई सबसे बढ़िया है कि आप इसी में कर दो ना मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो किसका मल्टीप्लाई कर दे सर? तो यहाँ पर हमने कर दिया मल्टीप्लाई किसका? 2 का। अगर अब यहाँ पर अगर अपन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हो क्या रहा है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करने के कारण क्या होगा? तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए 2 और ये 2 कितने हो गए? 4। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम? 2। और फिर यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा? 2। और यहाँ पर हो गए 2 4 6 और इसको आगे क्या लगा दिया? 3। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। भाई बैरियम क्लोराइड है यानी कि BaCl2 है हमारे पास। Ba वाइट कलर ले लेते हैं फिर से। यहां पर है हमारे पास BaCl2 बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 सल्फेट SO4। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट से। क्या दे रहा है मिलकर भाई? ये दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये यानी कि ये दे रहा है AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट, और बैरियम सल्फेट बना रहा है साथ में यानी कि BaSO4। अगर आपको फॉर्मूले याद है बच्चों तो ये काम बड़ा आपका आसान हो जाएगा। सर कितने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? कुछ नहीं करना, जितने जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं बस उतने उतने फॉर्मूले अगर आपने कर लिए तो ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए Ba यानी कि बैरियम कितने हैं? तो बैरियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो बैरियम तो बैलेंस दिख रहा है। Cl यहाँ पर है 2, यहाँ पर Cl है 3। अब 2 को 3 कैसे करें? अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। एल्यूमिनियम है यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 1। इस 1 को 2 बनाया जा सकता है कैसे? आगे 2 लगा के। जो इजी हो रहा है वो कर लो, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस होगी। तो भाई Al यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। SO4 यहाँ पर है 3, लेकिन यहाँ पर SO4 कितने हैं बच्चों? केवल 1। तो SO4 को 3 बनाने के लिए आगे क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। अब देखें फिर से, तो यहाँ पर Ba 1, यहाँ पर Ba 3। तो भाई इस 1 को 3 बनाना पड़ेगा, आगे क्या लगा दिया? 3। ये बैलेंस हो चुका है। अब देखना ध्यान से, तो Al2 Cl6 Cl2 3 जा 6, Cl भी बैलेंस, Al भी बैलेंस। Ba देख लेते हैं, Ba यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3। SO4 देख लेते हैं, SO4 यहाँ पर कितने थे? 3 और यहाँ पर भी SO4 कितने हो गए? 3 हो गए। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको इक्वेशन लिख के दूंगा, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्या है? पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K। किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? वाटर से, यानी कि H2O से रिएक्ट कर रहा है। और क्या बना रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी कि KOH बन रहा है, और साथ में बन रही है हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। ठीक है, इसको आप लोग खुद बैलेंस करके देखेंगे, बहुत इजी है ये। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा बैलेंसिंग वाला ही है, लेकिन ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है ना। यहाँ पर इक्वेशन आपको लिखी हुई आ जाएगी, है ना। इक्वेशन आपको लिखी हुई आ जाएगी, बस आपको बैलेंस करना रहेगा। जैसे कि एक इक्वेशन यहाँ पर लिखी गई है, क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूँ क्योंकि वो सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा HNO और यहाँ पर लिख दिया 3। वो क्या है? 3 साथ में ऊपर लिखा गया, तो इसलिए अलग से लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिखा है CaOH होल ट्वाइस। आगे क्या कह रहा है भाई? ये रिएक्ट करेगा आपस में और बनाएगा CaNO3 और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है बाहर? 2 प्लस क्या बना रहा है? H2O।
फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे भाई, जो चीज़ बैलेंस हो रही है उसको बैलेंस करेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस होती जाएगी। हाइड्रोजन यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2। सर कैसे पता चला 2 है? तो यहाँ ब्रैकेट लगाए ना, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद सबके लिए होता है। तो यहाँ पर ये 2H के लिए भी और O के लिए भी है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ से हो गया, 1 + 2 कितने हो गए? 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अभी ये 3 है और वो 2 है, तो भाई अभी फंडा नहीं बैठ रहा, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर? 1। यहाँ पर हम देखते हैं तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो बाहर ब्रैकेट में 2 लगा है ये O के लिए भी होगा और N के लिए भी होगा। तो N यहाँ पर कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2। भाई इस 1 को 2 बनाया जा सकता है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब आगे क्या लगा दूंगा? 2। और जैसे ही मैंने आगे 2 लगाया तो भाई अब स्थिति चेंज हो चुकी है, क्योंकि H भी यहाँ पर जो पहले 1 था अब कितने होगा यहाँ पर? 2। 2 + 2 कितने हो रहे हैं? H, 4H हो रहे हैं। और यहाँ पर केवल कितने H है? 2। इस 2 को भी 4 करना पड़ेगा, तो आगे क्या लगा देंगे? 2 होगा, यहाँ पर भी 4, तो रिएक्टेंट में भी 4, प्रोडक्ट में भी 4। हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन देख लेते हैं। 2 × 3 = 6 और यहाँ पर ये 2, 6 और 2 कितने हो रहे? 8। क्या यहाँ पर 8 हो रहे हैं? तो भाई देखो 2 × 3 = 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर ये रहे 2 ऑक्सीजन, हो गए बैलेंस, है ना। बहुत इजी था, जो चीज़ बैलेंस हो रही है उसको बैलेंस करो, बाकी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देखेंगे। जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? ठीक है, तो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं भाई, तो सबसे पहले तो समझो रेस्पिरेशन क्या है। तो कई बच्चे गलत बोल देते हैं भाई हमारे, कि कई बच्चों से क्लास में पूछता हूँ रेस्पिरेशन क्या है, तो बोलते हैं सर ब्रीथिंग कर रहे हैं, वही रेस्पिरेशन है। भाई वो रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब है जो खाना आपने खाया उसमें मौजूद जो ग्लूकोज आपके सेल में जाके टूटेगा, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो याद करो हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी यही तो चीज़ हो रही है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी तो आपकी बॉडी काम कर रही है। इसलिए रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन in the cell of our body to form carbon dioxide and water along with the formation of product, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर भाई हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और वाटर रिलीज कर रहा है, लेकिन साथ में एनर्जी भी बना रहा है। और जिस भी रिएक्शन में एनर्जी बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आना चाहिए एग्जाम में। क्या पूछा गया है? शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है एक्स, उसको नाम दे दिया एक्स। भाई फिर से एक्स आ गई सर, कैसे याद दिला देते हो आप बार बार, लेकिन भाई अब क्या करें, किताब वाले याद दिला रहे हैं हम, ठीक है। तो एक भाई ब्राउन कलर का एक शाइनी सा एलिमेंट है, उसको नाम दे दिया एक्स। उसको हीट कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में और हीट करने पर भाई वो ब्लैक कलर का हो जा रहा है। तो उसका नाम बताना है एक्स एलिमेंट का और ब्लैक कलर्ड कंपाउंड का नाम बताना है। भाई बहुत आसान है, घर पे अगर तार वार लगे हो, है ना, कॉपर के तार होते हैं, उसको छीलना, बिल्कुल एकदम शाइनी ब्राउन कलर का निकलेगा। उसको गैस पे रख देना या कैंडल के फ्लेम में जलाकर देखना, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस शाइनी सब्सटेंस की बात करी जा रही है वो एक्स क्या है? कॉपर है। तो यहाँ पर आप लिखोगे द शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स इज कॉपर। और भाई कॉपर को जब आप हीट करते हो ना, भाई मैंने अभी आपको बताया था, जब भी आप किसी भी चीज़ को बर्न करोगे, जलाओगे, हीट करोगे, तो उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है, यानी कि O2।
और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना भाई। तो यहाँ पर लिखा है कॉपर ऑक्साइड, तो ये जो काले कलर का एलिमेंट बना है ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। इसको हम कई बार ब्लैक ऑक्साइड भी बोल देते हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है या वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं, उनको हम कर लेते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं सर, कैसे बच्चों जैसे सवाल पूछ रहे हो। तो भाई ऐसे ही बच्चों जैसे सवाल कुछ पेपर में भी आ जाते हैं, तो भाई पढ़ने तो पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि भाई आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट क्यों लगाते हैं। तो भाई पेंट इसलिए लगाते हैं, सीधी सी बात है, उसको रस्टिंग से बचाना है। रस्टिंग कैसे होगी, तो भाई एयर और वाटर के कारण रस्टिंग होगी। पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर एंड सेव आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। अब भाई जो पेंट होता है वो आयरन आर्टिकल्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता, ना एयर के ना वाटर के, और इससे आयरन हमारा बच जाता है रस्टिंग से। इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। भाई जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं, खाने पीने की चीजें होती है ना, जिनमें ऑयल का इस्तेमाल होता है, फैट का इस्तेमाल होता है, उनमें हम क्या करते हैं, उनको नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है। वो देखा ना, लेस के पैकेट होते हैं, है ना, बता बड़ा अपन कंपनी वालों को बोलते थे यार कंपनी वाले बड़े चालू है, उसके अंदर बहुत सारी हवा भर के दे देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, उसके अंदर जो हवा भरी रहती है ना, वो कौन सी हवा है, नाइट्रोजन है। अब क्या है ये नाइट्रोजन, तो भाई नाइट्रोजन क्यों डाली जा रही है उसके अंदर, यही तो पूछा गया है आपसे। तो देखो, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स गेट रेंसिड। यहाँ पर एक नया शब्द आ रहा है आपके सामने, क्या, रेंसिड। रेंसिड का मतलब क्या है भाई, एक क्या है कि ये फैंसी फैंसी सा नाम दे देते हैं, कुछ होता कुछ नहीं है। रेंसिड का मतलब क्या है, रेंसिड का मतलब है खाने का खराब हो जाना। भाई होता है ना, घर में आप सब्जी बनाते हो तो क्या वो महीने भर चलती है, गर्मी का मौसम होगा तो शाम तक खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑयल और फैट। तो ऑयल और फैट के जितनी भी चीज़ें होती खाने पीने की, वो क्या करती भाई, जैसे जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो रेंसिड हो जाएगी। रेंसिड हो जाना यानी कि खराब होने लगेगी। किसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण। इसीलिए भाई इसको बचाने के लिए हम उसको किससे फ्लश कर देते हैं, नाइट्रोजन से। क्यों नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम से रिएक्शन नहीं करता या रिएक्शन शो नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2। भाई यहां पर पूछा गया है कि आपसे कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है। तो कोरोजन, कई बच्चे बोल देते हैं रस्टिंग इज कोरोजन, नहीं, ये नहीं है भाई। रस्टिंग का मतलब, रस्टिंग एक एग्जांपल है कोरोजन का। कोरोजन का मतलब होता है कोई भी मेटल, केवल आयरन ही नहीं, आयरन की बात नहीं करी जा रही यहाँ पर, कोई भी मेटल जब खराब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, सॉरी कोरोजन कहते हैं। कैसे, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड अ केमिकल सब्सटेंस ऑन देयर सरफेस। तो भाई जो कोरोजन है वो एक प्रोसेस है जिसमें मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है। किसके कारण, एयर के कारण, मॉइस्चर के कारण, या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस के कारण। इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिखा है, आयरन का एग्जाम्पल ले लिया कि आयरन को जब बहुत लंबे समय तक छत पे आप कोई लोहे वोहे की वस्तु पड़ी हो तो वो क्या हो जाएगी भाई, उसमें जंग लग जाएगा, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर जमने लगे जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो वो एग्जाम्पल हो गया कोरोजन का। ऐसे ही चांदी का आपने देखा होगा, सिल्वर का, सिल्वर जो घर में हमारी ज्वेलरी होती है ना, वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लगती है। क्यों, कोरोजन के कारण। अगला रेंसिडिटी। रेंसिडिटी अभी हमने समझा कि भाई जितने भी ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम होते हैं वो ऑक्सीडेशन के कारण अपनी टेस्ट और स्मेल को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, यानी कि सड़ जाएंगे, बेसिकली खराब हो जाएंगे। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो भाई इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक, अब हम लोग अपना ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम क्रैश कोर्स लाने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ना है, और 2026 वाले बच्चों के लिए क्रैश कोर्स होने वाला है। तो इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।